हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जी हाँ, और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, है ना? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस पंक्ति को, इस युक्ति को हमेशा अपने मस्तिष्क में बसा के रखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, वो कितना सारा काम करता है हमारे लिए। मुंह तो बेचारा बोलता ही रहता है, हाथ पैर कभी थमते नहीं है। विचार, जो मस्तिष्क की हम बात करें तो वो दिन रात लगा रहता है अपनी कार्य में, ठीक है। तो अब इसकी देखरेख भी जरूरी है ना। जब हम देखरेख करेंगे तो फिर हम बहुत अच्छे से अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे और निरंतरता के साथ कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को निरंतरता के साथ जब हम करते हैं तभी उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। ये नहीं कि आज हमने इतना किया, अब हम थक गए, हमें नहीं करना, हम भूल गए उस कार्य को, फिर हमने दूसरा काम पकड़ लिया, फिर हम दूसरा करने लगे। तो ये जो निरंतरता जब टूट जाती है ना, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए हर एक कार्य को बड़ी लगन, पूरी मेहनत और समर्पण भाव के साथ करना है, ताकि हम उस कार्य में सफल हो सकें, क्योंकि सफलता को ही दुनिया पूजती है। समझ में आया? कहते हैं ना कि उगते सूरज को दुनिया नमन करती है, डूबते को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारी मेहनत कितनी है, हमने मेहनत कितनी की है, उसे कोई नहीं देखता। हाँ, यदि हम सफल हो गए तब जरूर लोग हमें सलाम करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक वाक्य मुझे याद आया। वे कहते थे कि यदि आप अपने काम को सलाम करेंगे, अर्थात आप अपने काम की पूजा करेंगे, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन यदि अपने काम पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको दुनिया को सलाम करना पड़ेगा। तो अब ये हम पर निर्भर है कि हमें दुनिया सलाम करे या हम दुनिया को सलाम करें। हम दुनिया के समक्ष झुके रहें या हम अपने आप का अस्तित्व का निर्माण करें, अपने वजूद का निर्माण करें। ठीक है, इस तरह से वो 5 सेंटेंसेस भी आप याद रखिए जो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम ने कहकर रखे थे कि क्या है, अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कौन से 5 सेंटेंसेस है देखिए। सबसे पहला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात कर रही हूं। आई एम द बेस्ट, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम ये हम कैसे कह सकते हैं कि I am the best? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि I am only the best। अरे भाई, मैं बेस्ट हूं क्योंकि मैं अपने कार्य को बहुत अच्छे से करता हूं और करता रहूंगा, तो मैं बेस्ट हूं। I am the best, I can do it, yes, मैं कर सकता हूं। तो हम करेंगे, क्योंकि गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। ये जो 5 वाक्य हैं हमें हमेशा रिपीट करते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर आत्मबल बनता रहे, उत्पन्न होता रहे, हमारी विल पावर हमेशा टॉप पर रहे। ठीक है बेटा, आज इस वीडियो के दौरान मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक। जी हां, कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक, कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक, स्पर्श भाग 2, पाठ है हमारा 1, गद्य खंड का पाठ 1। नाम है बड़े भाई साहब। लेखक हैं महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। इस वीडियो के दौरान कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम करने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में, सुनिए ध्यान से। हम हर एक वाक्य को, हर एक तथ्य को, हर एक कथन को बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। अच्छे से मैं सुलझाने वाली हूं आपके हर एक समस्या के समाधान को, और साथ ही साथ हम इनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्नों का निर्माण इसी पाठ से हो सकता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अपने मस्तिष्क में विचारों को किस तरह से हम सकारात्मकता की ओर उत्पन्न कर सकते हैं या ले जा सकते हैं, उसकी भी चर्चा करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब आदि से लेकर अंत तक इस वीडियो में, ताकि आप बहुत अच्छे से इस पाठ को समझें और इस पाठ में निहित, इस पाठ में शामिल नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में लागू करके एक सभ्य व्यक्ति बन सके। आइए शुरू करते हैं पाठ 1, गद्य खंड का पाठ 1 है बड़े भाई साहब।
लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और पाठ पर जाने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय से अवगत हो जाते हैं और उनके बारे में, आपके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जन्म इनका हुआ था सन 1880 को और मृत्यु हुई थी 1936। लगभग मतलब कुल 56 वर्ष की आयु में ये दुनिया को अलविदा कह गए थे। परंतु आज भी हमारे साथ हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इनके गुण, इनके कार्य, इनकी रचनाएं हम सबके साथ युगों युगों तक रहेंगी। ये होती है व्यक्ति की पहचान। ये होती है कि हम तो चले गए लेकिन हमारे कर्म अभी भी हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपना जीवन जीना है, अन्यथा कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। याद सिर्फ उसको रखा जाता है जो दुनिया के लिए कुछ करके जाए। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने योगदान से न केवल कहानियां बल्कि उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे और न केवल भारत में ही बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब आप सोच रहे होंगे मैडम इनकी आयु तो बड़ी लगती है। हाँ, क्योंकि इनका जो जीवन है वो बहुत संघर्ष में बीता बेटा। शुरू से बिल्कुल बचपन से लेकर जीवन के अंतिम काल तक भी इन्हें अपने आप को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। और आर्थिक जहां तंगी होती है, अर्थात जहां पर सुकून से 2 वक्त की रोटी तक नसीब ना हो, तो उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा वो सिर्फ वही जानते हैं जो उस दौर से गुजर रहे होते हैं। यूं तो महान कथाकार, उपन्यासकार और ये दुनिया को दे गए हैं बहुत सारी सीख, लेकिन इनका जीवन रहा था बहुत तंगी में, क्योंकि बचपन में इनकी मां का देहांत हो गया था। पिताजी ने पुनर्विवाह किया, जिससे उनके परिवार में जो माहौल था, इनको अपने माता पिता का लाड़ दुलार नहीं मिल पाया। घर से दूर रहकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और न केवल शिक्षा ग्रहण की बल्कि शिक्षा ग्रहण करते करते ही इन्होंने कमाई भी शुरू कर दी थी, ताकि ये स्वयं कमाते थे और स्वयं पढ़ते थे और कुछ पैसे अपने घर परिवार में भी भेजते थे। शायद 16 या 15-16 रुपए उनको मिलते थे मासिक आय। किस्मत से और इनके हुनर के कारण सरकारी नौकरी भी लगी। लेकिन सरकारी नौकरी की बात यदि इनकी आत्मकथा जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसी के अंश में आपके साथ साझा कर रही हूं कि वहां उन्होंने बताया है कि सरकारी नौकरी तो मिली क्योंकि ये बहुत काबिल थे, हुनरमंद थे, लेकिन वहां पर जो स्थिति थी, लोगों को चापलूस व्यक्ति अधिक पसंद आते हैं, जो उनकी जी हजूरी करें, जो हाँ में हाँ मिलाएं, ना में ना मिलाएं। तो इनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी। ये हमेशा सच का साथ देते थे, भले ही नौकरी से हाथ क्यों ना धोना पड़े। इसलिए वो किसी की चापलूसी करना नहीं चाहते थे, तो सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपना कुछ करने लगे, जैसे रचना या लेखन कार्य में आ गए। ठीक है, टीचिंग करने लगे, घर में बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीविका उपार्जन हेतु तो कुछ कर ही लूंगा मैं, लेकिन गुलामी की जिंदगी तो नहीं जीऊंगा। क्योंकि बात सोचिए कब की है, 1880 से 1936, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। ठीक है, अंग्रेज किस तरह से भारतीयों को रखते थे ये तो आप भली भांति कई कहानियों में देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, टीवी सीरियल्स में देखा होगा आपने, कई फिल्मों में भी देखा होगा कि सांस तक नहीं ले पाते थे हम भारतीय। जब हमें हंसी आती थी तो कोड़े मार मार कर रुलाया जाता था, और जब आंसू आते थे तो कहा जाता था कि अब तुम्हें हंसना है। जब भूख लगती थी तो हमारे समक्षी, मतलब हर एक जो भारतीय थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिवीर थे, उनके समक्ष भोजन को रौंदा जाता था, लेकिन उनको एक दिन का भी खाने को नहीं दिया जाता था। ये जो स्थिति थी, इस तरह की स्थिति का सामना हमारे भारतीयों ने किया है, वो सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है, बशर्ते कि हम उसको फील कर सकें, महसूस कर सकें। ये नहीं कि जो किया तो किया, अब हम होते तो शायद हम भी वही करते। ये होती है कृतज्ञता वाली बातें और हमें कृतज्ञता वाली बातें, और हमें हर एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। उस समय उनकी जो स्थिति थी, या हर एक भारतीय की जो स्थिति थी, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी से दिया त्यागपत्र और अपने कार्य में लीन हो गए। तो संपूर्ण जीवन बहुत संघर्ष में बीता, और इसी तरह से उनका जो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ तो फिर भी चित्र बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। वास्तविक आप इनका चित्र देखेंगे ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई 70-80 वर्ष का व्यक्ति हो, जबकि थे सिर्फ कितने, 56 की आयु में तो इनका निधन ही हो गया था। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। इनका जन्म सन 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था धनपत राय। याद रखिएगा, इनके 3 नाम प्रसिद्ध हैं।
एक है धनपत राय, दूसरा है नवाब राय और तीसरा तो आप जानते हैं प्रेमचंद जी। मूल नाम मीन्स वास्तविक नाम जो माता पिता द्वारा दिया गया था वो धनपत राय था, परंतु इन्होंने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से काम किया। जो भी इनकी रचनाएं हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जबकि वास्तविक नाम क्या था इनका? धनपत राय। निजी व्यवहार और पत्राचार्य धनपत राय से ही करते थे। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, क्या क्या काम किया वो भी ध्यान रखिए। स्कूल मास्टरी की, इंस्पेक्टरी की, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे। कितनी बड़ी गर्व की बात है कि अपने जीवन काल में ही ये उपाधियां प्राप्त कर लेना, क्योंकि अक्सर मरणोपरांत इस तरह के मतलब उपलब्धियां या उपाधियां प्रदान की जाती हैं या सम्मान प्रदान किए जाते हैं, परंतु इन्होंने अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। धन्य हैं हमारे हिंदी के रचनाकार, धन्य है हमारी हिंदी जो इस तरह के रचनाकार इसमें शामिल हैं। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं हमारी कहानी पर, जो कि लिखी है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने। नाम है बड़े भाई साहब। अब जब इतना अच्छा नाम है बड़े भाई साहब, क्या लगता है आपको क्या होगा इस कहानी में? बड़े भाई साहब हमेशा अपनी रोब जमाते होंगे छोटों पर। होता तो ऐसा ही है। क्या आप अपने घर में बड़े हैं या आपके कोई बड़े भाई साहब हैं? कुछ तो होगा, या इकलौते भी हो सकते हैं। इकलौते हैं तो फिर तो छोटे भी आप, बड़े भी आप, रौब भी आप और जिद भी आप, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े भाई साहब की हम बात करने वाले हैं वो लेखक से 5 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। और लेखक और बड़े भाई साहब छात्रावास मतलब हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करते समय क्या इनकी स्थिति है? बड़े भाई साहब इनसे 5 वर्ष बड़े हैं, लेकिन कक्षा में सिर्फ 3 साल आगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैडम क्यों? क्योंकि 5 साल बड़े हैं तो 5 साल कक्षा में भी आगे होना चाहिए। किस्मत से कहें या बदकिस्मती से कहें, बड़े भाई साहब फेल हो जाते थे। और पता है क्या हुआ था? अभी तो बस 3 कक्षा ही उनसे आगे थे, बाद में तो लेखक और बड़े भाई साहब सेम क्लास में पहुंच जाते हैं। ओहो, क्या करें। अब मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर आप बड़े भाई साहब को ऐसा वैसा मत समझिए कि बेचारे बेचारे कैसे पढ़ते थे, पढ़ते तो दोनों थे, वो फेल क्यों हो जाते थे, ऐसे कैसे बड़े भाई साहब। भाई बड़े तो भाई रहते हैं, चाहे वो कक्षा में फेल हो जाएं या कुछ करें, रौब तो वो झाड़ेंगे। ऐसा ही कुछ होता था लेखक के साथ कि जब लेखक जब भी खेल कूद में मस्त रहते थे, यहाँ पर देखिए आप अपने मित्रों के साथ यहाँ वहाँ दौड़ना है, पतंगबाजी करना है। और जो बड़े भाई साहब हैं, यहाँ देखिए आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये बड़े भाई साहब हमेशा किताबों में ही लीन रहते थे। जब भी सोचते थे कि अब मैं पढ़ पढ़ कर थक गया, तो अपनी कॉपी किताबों में चिड़िया, कौआ, क्या पता क्या क्या चित्र बनाते थे। और वो चित्र भी इतने अच्छे नहीं होते थे कि कोई कौआ को कौआ समझे या चिड़िया को चिड़िया, पता नहीं क्या कैसे बनाते थे। उसके बाद भी जब भी लेखक आते खेल कूद कर, हमेशा यही प्रश्न, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे? पढ़ने लिखने की चिंता नहीं है तुम्हें, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस तरह से वो हमेशा अपने छोटे भाई को नसीहत देते रहते थे। अब बेचारे लेखक हमेशा इस बात से तंग रहते थे कि बड़े भाई साहब जब देखो जब मुझे क्यों डांटते रहते हैं, खुद तो पढ़ते रहते हैं, मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो कम पढ़कर ही पास हो जाता हूं ना, तो मुझे ज्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह से इस पाठ में आप देखेंगे दोनों भाइयों में किस तरह से वार्तालाप होता था, लेकिन छोटे तो छोटे रहते हैं, हमेशा सिर झुकाकर सुनना ही पड़ता है। अब एक और बात कि वो फेल जो हो जाते थे उसके पीछे एक और कारण है। कहते हैं ना कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में 24 घंटे लगे रहना भी उसका परिणाम सही नहीं होता है। अब उनका मन है या नहीं, पढ़ना चाहते हैं या नहीं, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन किताब आगे खुली है। क्योंकि बच्चे तो वो भी थे, 9वीं कक्षा में थे, वो इतने बड़े तो नहीं थे कि वो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा पाते। अब उनके मन में भी ये लगता होगा कि मैं भी खेलूं कूदूं, अपने दोस्तों के साथ जाऊं, लेकिन चूंकि छोटे अर्थात लेखक को मुझसे कोई शिकायत ना हो या कोई ये ना कहे कि तुम खेलोगे तो छोटा तो खेलेगा, इस कारण से बेचारे हमेशा अपने कमरे में बैठकर किताब के सामने हमेशा पढ़ते रहते थे। मन लग रहा है या नहीं, बस ये दिखाते रहते थे कि मैं पढ़ रहा हूं और छोटे को डांटते रहते थे। ठीक है, इस तरह की ये कहानी है।
और इसी कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से हमेशा, आप यहाँ चित्र देखिए, ये खड़े हैं बड़े भाई साहब बिल्कुल नसीहत देते हुए, और ये छोटा भाई मतलब मुंशी या कथाकार किस तरह से सुन रहे हैं चौकन्ने होकर या फिर स्तब्धता के साथ, शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई साहब फिर घर में हैं, क्योंकि भाई साहब कहीं जाते ही नहीं थे और छोटे घर में रहते नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए बेटा, इस वीडियो के दौरान ये कहानी तो हम पढ़ेंगे ही, कहानी को तो समझेंगे, साथ ही साथ में हर एक पैराग्राफ के साथ साथ आपको ये भी बताने वाली हूं कि इस पैराग्राफ से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं या बन सकते हैं। ठीक है, प्रश्न निर्माण करना भी एक कला है और मैं चाहती हूं कि आप भी प्रश्न का निर्माण करें, क्योंकि जब हम प्रश्न निर्माण करने लगते हैं या प्रश्नों का निर्माण करने लगते हैं तो हमारे अंदर उत्तर अपने आप आ जाता है, क्योंकि प्रश्न कब बनता है, जब उत्तर हो हमारे पास। ठीक है, तो आप भी बनाइएगा और मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस पैराग्राफ से हम प्रश्न बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। और एक बात कि पढ़ना और अच्छे से पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पढ़ना तो आपको आता होगा, लेकिन किस तरह से हाव भाव से हमें पढ़ना है कि पढ़ा जो भी हम बोल रहे हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सामने वाला सुने तो उसी मोड में वो चला जाए, अर्थात उसी भाव में वो चला जाए। उस पठन को ही कुशल पठन बोला जाता है। ठीक है, देखिए लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा ही आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो जाए, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते, यानी उनके बड़े भाई कक्षा में पास नहीं कर पाते थे। उनका मानना था कि 1 साल में यदि पास कर लेंगे तो बुनियाद कहां से बनेगी, नींव कहां से मजबूत होगी, तो 2-3 साल एक ही कक्षा को बढ़ते हैं तो अच्छे से पक्के हो जाएंगे हम। लेखक की उम्र 9 साल की थी और उनके भाई की 14 साल की। ठीक है, वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, क्योंकि बड़े थे तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था कि कहां जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब खा रहे हो, कब पढ़ने बैठ रहे हो, सारी की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई साहब की थी। अब क्या है, बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते थे। एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने चले जाते थे। हो गया हमारा ये पैराग्राफ। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं बताइए कि जो लेखक के बड़े भाई साहब हैं वो उनसे कितने वर्ष बड़े हैं। उत्तर बताइए आप, 5 वर्ष। कौन सी कक्षा में हैं, 9वीं कक्षा में। ठीक है, और वो कितने वर्ष के हैं, लेखक 9 वर्ष के हैं, लेखक के बड़े भाई साहब 14 वर्ष के हैं। दूसरी बात कि वो हमेशा फेल क्यों हो जाते थे, उत्तर हमें उन्हीं के आधार पर देना है, क्योंकि उनका मानना था कि इससे 1 वर्ष में यदि कक्षा पास हो जाएगी तो उससे हमारी बुनियाद मजबूत नहीं बनेगी, इसलिए एक ही कक्षा में 2-3 वर्ष तो टिके रहना चाहिए। और क्या है, बड़े भाई साहब हमेशा अपने छोटे भाई को डांटते क्यों रहते थे, नसीहत क्यों देते रहते थे, क्योंकि उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। इस तरह के प्रश्न इस पैराग्राफ से निर्मित हो सकते हैं, और जब हम प्रश्न बनाते हैं तो उत्तर अपने आप हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि स्वनिर्मित प्रश्न अवश्य बनाइएगा, और ताकि जो भी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हैं वो तो आप वीडियो में देख ही चुके हैं। ठीक है बेटा, अब जो हम और प्रश्न की यहां पर चर्चा करने वाले हैं वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के पीछे हैं, हमने चर्चा भी कर ली है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो हम प्रश्न वर्बली चर्चा कर रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक पैराग्राफ में हम कुछ ना कुछ प्रश्नों की चर्चा और उत्तरों की चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई साहब के रौद्र रूप के दर्शन हो जाते थे। क्यों, क्योंकि गुस्सा, कहां थे इतनी देर तक, क्यों खेल रहे थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्या, बहुत सारी उनको लेक्चर देते थे। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेल कर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। क्यों दादाजी की गाढ़ी कमाई को यूं लुटा रहे हो।
इस तरह की वे नसीहत भी देते थे। कहते तो सही थे, क्योंकि हॉस्टल में रहना मतलब अलग से पैसे खर्च करना, ठीक है। अब यदि वे यही समझाते थे कि यदि तुम्हें खेलना ही कूदना है, गिल्ली डंडा या पतंगबाजी करना है, तो गांव जाओ, यहां क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, ये यहां क्यों अपने दादाजी की कमाई को यूं व्यर्थ गवा रहे हो। हमेशा सही बात कहते थे वो, ठीक है। बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहां रहकर दादाजी की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस की बात तो नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखने का कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन भी नहीं कर पाते। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच लाते, इतनी फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते। अब देखिए, जब भी बड़े भाई साहब उनको डांटते, फटकारते, बहुत सारी नसीहत भरी बातें करते, तो लेखक के दिमाग की बत्ती जलती। क्या सोचते, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, अब मैं खेलने नहीं जाऊंगा, अब मैं पढ़ाई करूंगा और बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनके वही दिमाग में खेल, मस्ती, दोस्त, गिल्ली डंडा ये सब जूझता, और टाइम टेबल भी सेट करते, समय सारणी भी बनाते कि हाँ मैं रात 11 बजे तक हर एक विषय को रात के 11 बजे तक पढ़ाई करूंगा। टाइम टेबल बनाकर अपने पास रख लेते या कहीं पर पेस्ट या चिपका देते थे। लेकिन उनके बस की बात नहीं थी इतनी कठिन पढ़ाई करना, और वो फिर चले जाते थे मैदान में खेलने के लिए। अब क्या होता था, सालाना परीक्षा में बड़े भाई साहब लो फिर फेल हो गए। ओ माय गॉड। और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। जो भाई साहब उनको पढ़ाई के लिए डांटते थे, हमेशा रौब झाड़ते थे, वे हो गए फेल। और लेखक जो कि खेलते रहते थे, वे हो गए कक्षा में पास। ना केवल पास बल्कि अपनी कक्षा में आए अव्वल, प्रथम, फर्स्ट। अब क्या करें, उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी ही रह गई, क्योंकि पहले 3 कक्षा की थी, अब सिर्फ 2 की रह गई। लेखक के मन में आया कि भाई बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लें। आड़े हाथों लेना एक कहावत है। आड़े हाथों लेना मतलब अब बताते हैं, अब मजा चखाएंगे, बड़े आए हमें नसीहत देने, देखो हम तो प्रथम आ गए, खुद फेल हो गए। लेकिन फिर कहा, परंतु उन्हें देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर से व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई साहब को लगा कि अब मैं इतना टोकूंगा तो ये मेरी बात तो सुनेगा नहीं, तो बड़े भाई साहब ने थोड़ा सोचा कि अब मैं इसको ज्यादा नहीं टोकूंगा, लेकिन आदत से मजबूर, और फिर से वो उनको वही करते हैं। अब बड़े भाई साहब का लेखक पर ज्यादा दबाव नहीं था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है ना, तो ये जान लो कि बड़े बड़े राजाओं तक का घमंड नहीं टिक पाया, तो तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेक उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि ये सब विषय बहुत कठिन हैं, छोटी कक्षा में पास होना आसान है, जब मेरी कक्षा में आओगे ना तब बात करना मुझसे। अब देखते हैं कि इस पैराग्राफ से किस तरह के प्रश्न निर्मित हो सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, यहां पर आपने देखा कि किस तरह से बड़े भाई साहब हो गए फेल और लेखक आ गए अव्वल। अब बड़े भाई साहब को लगा कि अब मैं इससे शायद ज्यादा डांट डपट ना करूं, और छोटे ने भी ये सोच लिया कि अब मैं इनकी नहीं सुनने वाला। लेकिन क्या हुआ, तो प्रश्न किस तरह से बनता है कि जब लेखक कक्षा में अव्वल आए और बड़े भाई साहब फेल हो गए, तब लेखक के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। लेखक ने सोचा कि अब मैं इनको नहीं डांटने दूंगा, मतलब अब इनकी डांट में नहीं सुनूंगा, ये चल रहा था उनके मन में। लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी रहा कि जब उन्होंने बड़े भाई साहब को दुखी देखा तो उन्होंने अपने विचार को त्याग दिया। अब क्या हुआ कि उस दिन बड़े सुबह से शाम तक भोर का सारा समय खेल में बिताकर, भोर मतलब सुबह, ठीक है, भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और यही कहने लगे कि लगता है तुम्हें अव्वल आने का घमंड होने लगा है। क्या कहकर डांटा, प्रश्न आ सकता है कि जब लेखक जिस दिन अव्वल आए और उस दिन भोर का समय या उस दिन बहुत अधिक समय उन्होंने खेल में बिताया और घर में लौटे, तब बड़े भाई साहब ने क्या सुनाया, तो उन्होंने कहा कि अव्वल आ गए हो तो ज्यादा घमंड मत करो, घमंड तो अच्छों का नहीं टिक पाया। इस तरह से उन्होंने बात कही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। चलते हैं आगे। निबंध लेखन को उन्होंने, हाँ, और साथ ही साथ पता है उन्होंने क्या कहा कि जब मेरी कक्षा में आओगे, जब बड़ी कक्षा में आओगे तब समझ में आएगा, अभी तुम छोटी कक्षा में हो ना, इसलिए अव्वल आ गए हो। ये तो मैंने भी पास करके रखी है, जिस कक्षा में मैं हूं
तब समझना कि अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी दी, बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से गणित होती है, कितनी कठिन होती है, इतिहास की तिथियों को याद रखना कोई आसान बात नहीं, ये उन्होंने बात कही। लेखक ने समझा कि हाँ भाई साहब कह तो सही रहे, शायद मेरी जो क्लास है वो आसान है, इसलिए मैं अव्वल आ गया। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता, क्योंकि स्कूल का टाइम जाने का हो गया था, इसलिए फिर इतना कहकर निकल लिए स्कूल के लिए। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा, क्योंकि डांट जो खा ली थी तो अब भोजन कैसे खाएं। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। इतना सब कुछ सुनाया लेखक के भाई ने, फिर भी वो जो है अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं था। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, अरुचि मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो फिर भी खेल कूद में तो शामिल होते ही रहे, क्योंकि उन्हें खेलों से बड़ा घना लगाव था। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए। लो, फिर सालाना परीक्षा हुई, एनुअल एग्जाम हुए और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत उदास हो गए थे कि जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें इसे कहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ और ये तो खेलता रहता है। तो लेखक को बहुत दया आ गई अपने भाई पर। अब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। इस बार जब नतीजा सुनाया कक्षा में तो बड़े भाई साहब रोने लगे और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई, क्योंकि वे हो गए थे पास और लेखक के बड़े भाई साहब फेल हो गए थे, तो बड़े भाई साहब रोने लगे थे, इसलिए उनकी जो पास होने की खुशी थी वो आधी हो गई। प्रश्न बन सकता है कि जब लेखक पास हुए, अव्वल आने वाला प्रथम वो था, ठीक है, जब दूसरी बार सालाना परीक्षा में लेखक पास हुए तो उनकी खुशी आधी क्यों हो गई? क्योंकि उनके बड़े भाई साहब कक्षा में फेल हो गए थे और वे रोने लगे थे जब नतीजा सुनाया गया था। उनको रोता हुआ देखकर लेखक स्वयं भी रोने लगे और उनकी पास होने की खुशी आधी हो गई थी। इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। पास होने की खुशी आधी हो गई थी। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का ही अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा कृतज्ञता का भाव यहाँ पर आया है कि लेखक ने अपने भाई की डांट को वैल्यू देते हुए, उनका मूल्य समझते हुए क्या कहा कि यदि भाई साहब मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं कक्षा में दनादन मतलब कंटिन्यू अच्छे से पास नहीं हो पाता। ये उनकी कृतज्ञता थी, आभार व्यक्त किया उन्होंने। नहीं तो वो ये भी तो मन में भाव ला सकते थे कि बड़े भाई तो फेल हो रहे हैं, देखो मैं कम पढ़ता हूँ फिर भी मैं पास हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा, उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि बड़े भाई साहब ने यदि मुझे नहीं डांटा होता, बात बात पर मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा होता या जबरन मुझे पढ़ने नहीं बिठाया होता तो शायद मैं पास नहीं हो पाता। ये उनकी बहुत अच्छी बात समझ में आती है, इसमें नैतिकता है, मोरल है, ठीक है। अब बड़े भाई साहब नरम पड़ गए। जब दूसरी बार भी फेल हो गए और लेखक दूसरे वर्ष में भी पास हो गए तो अब बड़े भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई थी कि वह पढ़े या ना पढ़े, पास तो हो ही जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए लौटे जा रहे थे। कनकौआ, पतंग। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। अब क्या हुआ कि उनके मन में ये आ गया कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा, मैं तो पास हो जाऊंगा, अब तो मैं जाऊंगा, खेलने भी जाऊंगा, खूब मन लगाकर खेलूंगा, ठीक है। इस तरह से वो कनकौआ लूटने जा रहे थे, कटी हुई पतंग को लूटने जा रहे थे और जैसे ही वहां बस पतंग को पकड़ने के लिए उछाल लगा ही रहे थे कि उनकी मुठभेड़ बड़े भाई साहब से हो गई, क्योंकि बड़े भाई साहब भी कहाँ आ रहे थे, उस पतंग को लूटने के लिए आ रहे थे। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो? ओहो, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है। उन्होंने कहा कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो फिर भी ये काम कर रहे हो। 8वीं कक्षा कोई आसान नहीं है। 8वीं कक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। 8वीं कक्षा के बाद तो लोग नौकरियां करने लगते हैं। देखो यहाँ पर
उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों संपादक भी 8वीं पास हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा ही रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। ये उन्होंने सही कहा कि कक्षा में यदि तुम आगे निकल रहे हो तो अपने आप को ये मत समझना कि मैं बड़ा हो गया। मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव तुमसे तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि जब लेखक कनकौआ पकड़ने दौड़े जा रहे तो उनकी किस बात से बड़े भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। किस बात से कि अब लेखक आ चुके थे 8वीं में और उन्होंने समझाया कि अब तुम 8वीं में आ गए हो और 8वीं पास करना हंसी खेल नहीं है। ठीक है, उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही कोई ज्ञानी नहीं बनता, है ना। वो है ना, पोथी पढ़ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने लेखक को अम्मा दादी का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु अम्मा दादा के तजुर्बे की बराबरी कभी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक में हमारे से ज्यादा अनुभव रखते हैं, क्योंकि वे हमसे उम्र दराज हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। उन्हें ये महसूस हुआ कि हाँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जरा में खुश, जरा में कुछ भी भावनाएं जाती हैं और जरा में किस तरह की। अब लेकिन लेखक समझ रहे थे कि भाई साहब जो भी कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं कि जब शिक्षा नहीं थी तब भी लोग अपने अच्छे से जीवन यापन करते थे। अम्मा दादा को उदाहरण दिया और उन्हें लगा कि वाकई में जीवन का जो अनुभव है, वास्तविक जो अनुभव है, उसमें अभी मैं बहुत छोटा हूं। इतने में एक कनकौआ उन लोगों के ऊपर से गुजरा। इस तरह की वार्तालाप चल ही रहा था कि फिर एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से निकली। क्योंकि बड़े भाई साहब लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे और साथ ही साथ लेखक ने यह भी देखा कि भाई साहब को भी कनकौए पकड़ने का शौक है, खेलने कूदने का भी शौक है और मन में बहुत सारे विचारों की उधेड़ बुन लगी हुई थी कि मेरे कारण ही भाई साहब अपनी रुचियों का गला घोंटते हैं, अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड मतलब एक ढांचे में कैद करके रखते हैं कि यदि वे पढ़ेंगे नहीं तो शायद मैं और भी बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, और यदि वे मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं इतने अच्छे से कक्षा में अव्वल नहीं आता। ये उनको रियलाइज हो गया। ठीक है, आशा करती हूं आपको ये चैप्टर और साथ ही साथ किस तरह के प्रश्न और निर्मित हो सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना बेटा? तो कोई भी प्रश्न जब आप बनाएंगे, किसी भी तरह का आप प्रश्न बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, तो जो भी प्रश्न आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो प्रश्न बनाइएगा कि मैडम हमने ये प्रश्न बनाए थे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ बिल्कुल, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है बिल्कुल। और यहाँ जब आप आ गए हैं तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम हमेशा के लिए आपके साथ बने रहेंगे, और वो भी एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड के साथ, वीडियोस के साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी बेटा कि आपकी जो क्लास के वीडियोस हैं वही यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड नहीं होते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाएं या फिर हम बात करें इंग्लिश स्पोकन कोर्स की, वो वीडियोस भी आपको यहाँ पर मुफ्त में मिलते हैं। आपकी कक्षा की यदि हम बात करें तो आपकी क्लास के वीडियोस CBSE इंग्लिश मीडियम में भी, मतलब इंग्लिश मीडियम में भी आपको वीडियोस मिलेंगे आपकी क्लास के, और साथ ही साथ CBSE हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे। और स्पोकन इंग्लिश, MTSC
ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, JAIIB, CAIIB, बैंक, इंश्योरेंसेस, SSC, RRB, अदर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, एकदम फ्री। कभी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, किसी तरह की कोई पे करने की बात यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बेहतरीन बच्चों का बेहतरीन विकास, क्योंकि हमें पता है कि हमारे होनहार बच्चे जो हमसे जुड़ गए हैं वो अपनी पढ़ाई पर और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। क्योंकि अन्य के किसी तरह के दिमाग में जब प्रश्न आते हैं और उनका समाधान यहाँ पर मिलता है तो हमारा जो बॉन्ड है वो और मजबूत होता जाता है। किसी भी तरह का वीडियो आपको देखना है, जैसे कक्षा में आप गणित का वीडियो देखना चाहें, विज्ञान का वीडियो देखना चाहें, या फिर सामाजिक विज्ञान का वीडियो देखना चाहें, तो हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं बात करूं कक्षा 10वीं हिंदी, बिल्कुल आपको हिंदी का वीडियो देखना है तो आप जाइए क्लास 10th हिंदी, क्षितिज या फिर आपकी संचयन पाठ्य पुस्तक, क्लिक कर दीजिए उस पर। और जब आप हिंदी के वीडियो पर क्लिक कर देंगे तो आपको बड़े ही आसानी से हर एक चैप्टर का सार, पाठ्यक्रम, NCERT समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मींस वन शॉट, सब कुछ यहाँ पर वेल मैनर्ड तरीके से मिलेगा, अरेंज्ड मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से, एकदम श्रेणीबद्ध तरीके से आपकी सुविधा के लिए सेट करके रखा है, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से जिसको आपको चयन करना हो उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, ओके, पाठ्यक्रम का आपको परिचय देखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम से यदि हम रूबरू हो गए और पाठ्यक्रम हमने समझ लिया तो हम साल भर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के वीडियो के दौरान आप देख पाएंगे कि आपकी क्लास में कितनी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं। जैसे आपको पता ही है कि CBSE ने 2 कोर्सेस रिलीज किए हैं, कोर्स A और कोर्स B। जी हाँ, हिंदी की बात मैं कर रही हूँ। कोर्स A की यदि मैं बात करूं तो क्षितिज और कृतिका भाग 2 10th में है, क्योंकि इसका भाग 1 हम 9th में पढ़ चुके हैं। यदि मैं बात करूं कोर्स B की तो स्पर्श और संचयन भाग 2 सेम कि भाग 1 9th में पढ़ा है। अब इनमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने पाठ हैं, काव्य खंड और गद्य खंड में कितने पाठ हैं, कौन इसके रचयिता हैं, कौन इसके कवि या कवयित्री हैं, इस पाठ में क्या होगा, उस काव्य में क्या होगा, कहानी का सार क्या होगा, सभी आपके जितने भी प्रश्न मस्तिष्क में उपज रहे ना, उन सभी प्रश्नों का जवाब, सवाल का जवाब देंगी आपकी लाली मैडम। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अपने पाठ्यक्रम का एक एक बिंदु मींस एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आई होप कि आप किसी भी प्रकार के डाउट में नहीं रहेंगे। और हाँ, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। जब वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक करना है और हमें नए नए वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है, ताकि हमारा और आपका संबंध, हमारा और आपका बॉन्ड स्ट्रांग बना रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।